हेलो बच्चों, मैं केटू सर आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। जैसे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में, जिसमें हम लोगों ने जाना था संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। अब उसके आगे आज हम जानेंगे जो हमारी नेक्स्ट अपक्रिया है, जिसे हम कहते हैं बच्चों, बोर्ड पर यहाँ चीजें लिख दी गई हैं। जैसे विस्थापन अपक्रिया, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों ये होता है कि जब किसी भी तत्व या यौगिक या मूलक से क्या होंगे, कोई दूसरे तत्व या यौगिक का स्थान चेंज होगा। जैसे बच्चों इस तरीके से कह सकते हैं, डेफिनेशन में जैसे बता रखा है कि इसमें कह रहा है कि वे अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं का समूह दैट इज मूलक के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह या मूलक जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसमें यही होगा, इसमें एक वर्ड आया है मूलक। तो मूलक का मतलब यही होगा कि जैसे दो या दो से अधिक जब कंपाउंड आपस में जुड़े होते हैं तो उनके ऊपर एक आयन क्रिएट होता है। जैसे हम जानते हैं, जैसे हमारा हो गया सल्फेट आयन हो गया, लाइक जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारा सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव, तो ये होता है। ऐसे हमारा कार्बोनेट आयन होता है। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, मूलक होते हैं हमारे। तो इस तरीके से ये मूलक होते हैं। तो ये क्या होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये प्रतिस्थापित हो जाएंगे, या हम इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं, इसमें कह रहा कि वे क्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देंगे या उसका स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब बच्चों एक बात आती है कि क्रियाशीलता का क्रम। तो ये जितने भी तत्व होते हैं इनमें क्रियाशीलता का क्रम होता है और इसको बताया जाता है। ये हम धातु वाले चैप्टर में आगे देखेंगे जिसमें जानते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। तो कुछ धातुओं को बच्चों हम समझने के लिए देख सकते हैं, यहाँ मैंने नोट किए हैं। जैसे यहाँ दिया है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। तो यहाँ जैसे फर्स्ट पे हमने देखा कि पोटेशियम है, यहाँ सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe है, H है, Cu है, Ag है, Au है। तो बच्चों इन तत्वों के नाम से आप परिचित होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो ये इनका क्रियाशीलता का क्रम है, यानी ये जो पहले आया है ज्यादा क्रियाशील होगा, ऐसे जो आगे बढ़ते जाएंगे कि तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम घटता जाएगा। तो आगे सबसे ग्रेटर क्रियाशील वाले हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि किसी भी यौगिक में जो तत्व या परमाणु मूलक जुड़े होते हैं, यानी वे अपने से कम क्रियाशील वाले धातुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रतिस्थापित कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जांपल हम देख लें, यहाँ दे रखा है कि Zn है, जो यहाँ सफिक्स S करके दिखाया गया है, ये मतलब इसके स्टेट को बता रहा है, दैट इज सॉलिड स्टेट में है। और दूसरा हमारा CuSO4 है, यानी कॉपर सल्फेट। ये Aq सफिक्स में लिखा हुआ, Aq मतलब एक्वस, दैट इज जलीय विलयन। अब ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा बच्चों, ये जो Zn होगा ये CuSO4 से ये जो Cu होगा तत्व, इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। दैट इज ये Zn क्या करेगा, इस Cu को प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये खुद क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ ये आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ZnSO4 इस रिएक्शन में, तो ये जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। जो पहले SO4 के साथ आया था Cu, वो अलग होता नजर आएगा। ये ऐसा इसलिए हो पाया बच्चों क्योंकि जो Zn है और Cu है, उसमें Cu से ज्यादा Zn की क्रियाशीलता का क्रम है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि Zn यहाँ दिख रहा है और Cu हमारा यहाँ है, तो इसलिए ये प्रोसेस हुआ। आगे भी ऐसे देख सकते हैं, Fe है यानी फेरस और कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये भी सॉलिड में और एक्वस सॉल्यूशन में जब इसको हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, Fe जो होगा वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, Cu जो है ये अलग होता नजर आ रहा है और Fe खुद क्या करेगा कि SO4 के साथ यहाँ नजर आएगा, यानी फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ये चीजें इसलिए संभव हो पा रही हैं क्योंकि ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखा जाएगा ये तत्वों को। जैसे यहाँ मैंने देखा बच्चों कि Fe यहाँ पर नजर आ रहा है और Cu उस रेंज में। Fe तब भी ये क्या है, इनकी क्रियाशीलता में ग्रेटर है, इसलिए क्या कर रहा है, Fe
Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, ये अलग कर दे रहा है और सल्फेट के साथ ये खुद नजर आ रहा है। तो ये चीजें ये केवल पॉसिबल हो पा रही है इनके धातुओं की अपनी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग। अब जैसे बच्चों यहाँ मैंने कुछ राइट डाउन कर रखा है, जैसे यहाँ Ag है और CuSO4 एक्वस सोल्यूशन, तो क्या ये भी रिएक्शन कंप्लीट देगा? बच्चों ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि Ag जो है और Cu, तो Ag क्या है इस सीरीज में हम देख सकते हैं, Ag यहाँ है और Cu ये है। तो हम देख रहे हैं कि Ag ये लेस है कापर से, तो जब लेस है तो सिंपल सी बात है, ये इसको ना तो रिप्लेस करेगा ना ही कोई रिएक्शन देगा। तो जैसा मैंने लिख रखा है कि नो रिएक्शन पॉसिबल। ऐसे यहाँ Au है और CuSO4, यानी ये इसको हम जानते हैं बच्चों, Ag क्या होता है अर्जेंटम यानी चांदी, उस Au क्या होता है आरम दैट इज सोना। अब ये क्या करेगा, ये भी हम देख रहे हैं सीरीज में, ये भी एकदम पीछे बैठा हुआ है और इस Cu आगे है, तो ये क्या करेगा, Au बिल्कुल भी इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो चांसेस ये भी बन सकते हैं कि आपको ऐसे दे दे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए और आपको वहां कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नो रिएक्शन इज पॉसिबल। तो बच्चों हमने इस तरीके से जाना विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। हाँ बच्चों, अभी हमने सीखा था विस्थापन अपक्रिया, इसका अगला पार्ट है हमारा, मतलब इसको फोर्थ में कंसीडर करते हैं। तो इसको दो विस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जैसे हमने प्रतिस्थापन अपक्रिया को यदि अच्छे से समझ लिए हैं, तो दो विस्थापन अपक्रिया भी ठीक उसी प्रकार से समझी जा सकती है। बस इसमें ये होगा बच्चों, इसमें दो परमाणु आयन या मूलक एक दूसरे को एक्सचेंज करके नए यौगिक का निर्माण करेंगे। तो कैसे देखेंगे बच्चों, इसमें बताया है वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के दो आयनों अथवा अवयव का परस्पर विनिमय होता है। विनिमय दैट इज स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या होते हैं कि जो यौगिक होंगे उनके आयन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे आयनों में। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं दो विस्थापन क्रियाओं में कि यहाँ पर दिया है AgNO3 एक्वस, दैट इज ये भी जलीय विलयन है, और दूसरा हमारा NaCl ये भी एक्वस यानी जलीय विलयन से बिलोंग कर रहा है। तो ये AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट और ये क्या है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे Ag है हमारा, तो Ag क्या करेगा, Ag अपने आयनों में टूटेगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ऐसे यहां से क्या हो गया, NaCl से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आयंस में जनरेट होंगे और ये आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी Na क्या करेगा, NO3 के साथ चला जाएगा और Ag क्या होगा, वो Cl के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ जो कंपाउंड हमें मिलेगा यानी AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा मिलेगा हमारा NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चों हमने देखा यहाँ AgNO3 अपने आयनों में ब्रेक हुए, ये भी अपने आयनों में ब्रेक हुआ, आफ्टर क्या हुआ, ये Ag पॉजिटिव Cl के साथ शिफ्ट हो गया और Na क्या हुआ, NO3 के साथ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर एक कंपाउंड देखने को मिलता है। ऐसे दूसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ बेरिलियम क्लोराइड है या बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2, और दूसरा हमारा क्या है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। तो ये भी क्या करेगा बच्चों, अपने आयनों में ब्रेक होगा, यानी Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और Na क्या करेगा, Na पॉजिटिव में और सल्फेट क्या करेगा, सल्फेट आयन में टूट जाएगा। तो ये बच्चों क्या हुआ, अपने आयनों में ब्रेक होंगे और ये आयन्स एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। जैसे Ba क्या करेगा, ये आएगा सल्फेट के साथ और Na जो पॉजिटिव था वो Cl नेगेटिव के साथ आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना दैट इज बेरियम सल्फेट और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो हमने देखा बच्चों दो विस्थापन अपक्रियाओं में कैसे दो या दो से अधिक यौगिकों के आपस में उनके आयन या मूलक आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं और एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं, और इस तरीके से
इस तरीके से ये जो अपक्रियाएं होती हैं देखने को मिलती हैं बच्चों, जिसको हम दो विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं।